इतना बड़ा देश, उसको चलाने के लिए इलिटरेट लोग आ जाते हैं, वो लाल बत्ती के अंदर में सफ़र करते हैं, अपने आप को वाइट कॉलर समझते हैं, और जिनको एक पढ़ा लिखा ऑफिसर, एक IAS IPS ऑफिसर जो सैल्यूट करता है, तो इनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, न इनके पास में एजुकेशन है, ना कोई क्वालिफिकेशन है, कुछ भी नहीं। ये बगैर डिग्री के, बगैर क्वालिफिकेशन के इतने बड़े देश को चलाने की बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर में बेसिकली जो है ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि जिस तरीके से आज हिंदुस्तान में धर्म की राजनीति हो रही है, तो ये हिंदुस्तान को एक लक़ब है कि भाई हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। तो इन जैसे पॉलिटिशियंस लोगों ने आकर के हिंदुस्तान की सोने की चिड़िया के पर काटने का काम किया है। ऑफकोर्स भ्रष्टाचार है, ये लालच है, लॉलीपॉप है, ये अपना वोट बैंक मजबूत करने की पॉलिसी है। और 1500 भी दे रहे हैं आप, तो क्या हो जा रहा है जी 1500 में? आपने तो 15 लाख की बात की थी। पूरे महाराष्ट्र में होंगी, महाराष्ट्र के अंदर में सरकार बदलेंगी, बदलाव आएंगे। आज जो राजनीति चल रही है धर्म के नाम पे चल रही है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे चल रही है, काटो और बटो के नाम पे चल रही है। एक रहेंगे तो सेफ रहोगे। तो ये पॉलिसी जो है, गंदी पॉलिसी जो लेके चल रहे हैं, ये गलत है। वोट ऐसे आदमी को दो जो आपका काम करे। आधी रात में आप आवाज दो, उठ के आ जाए, वो ऐसे आदमी को वोट देना चाहिए। ये तो ऐसा हो गया जैसा खानदानी चलते आ रहा है। हाँ जी। बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, तो नए चेहरा आना चाहिए, ऐसा हमारा सोचना है। कुछ कंपनियां आती है नागपुर में, जो बेरोजगारी दूर होती है तो उसे विकास कहा जाता है, लेकिन यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है। कंपनियां या इधर से महाराष्ट्र से गुजरात में जा रही है, महाराष्ट्र के हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। जो आजादी का मीनिंग उसको नहीं मालूम है, वो मध्य नागपुर वालों के लिए कंगना कोला है, क्योंकि इनकी मालूम है क्या साहब, पूरी वाट लग चुकी है। ऐसा लग रहा है मेरे को कि कहीं गलती से मालूम है क्या 6 की 6 सीट नागपुर से आउट ना हो जाए बीजेपी की। और हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, हम अलवा समाज हम अपनी एकता बता रहे हैं। स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार, आप सभी का आवाज इंडिया के नीति राजनीति इस कार्यक्रम में। दोस्तों, इस वक्त हम लोग मध्य नागपुर में है, और मध्य नागपुर में जो स्थिति है, अभी जो इलेक्शन का जो दौर चल रहा है, उस इलेक्शन के दौर में मध्य नागपुर के लोग किसे चाहते हैं, किस पक्ष को चाहते हैं, या फिर मध्य नागपुर के लोगों के मन में क्या है, ये हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। सर, जिस तरह से अभी विधानसभा का माहौल चल रहा है, तो क्या लगता है कि एक आम इंसान के नाते मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमने क्या देखकर वोटिंग करनी चाहिए? एक शख्स देखकर वोटिंग करनी चाहिए या फिर हमने पक्ष देखकर वोटिंग करनी चाहिए? नहीं, पक्ष तो आजकल कैसा है भैया कि सभी के सामने ओपन है। पक्ष सबके, जितने पॉलिटिशियन पार्टीज़ हैं उनके पक्ष अपने अपनी तरीके से जो है ओपन है। तो पक्ष देखते हुए नहीं, बल्कि व्यक्ति को देखते हुए जो है लोगों ने मतदान करना चाहिए। तो उसमें क्या देखना चाहिए? मसलन एक पॉलिटिशियन का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? उसका एजुकेशन मायने रखता है, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड मायने रखता है। आपने तो मतलब मेरे दिल की बात वो कर दी, बोल दी। क्राइटेरिया तो बिल्कुल होना चाहिए। बेसिकली जो है, हम अगरचे एक छोटे से प्यून का भी लिए हम अपॉइंटमेंट रख लेते हैं, तो उसको जॉब के लिए इंटरव्यू लेते हैं और उसका क्वालिफिकेशन हम लोग पूछते हैं ना। और इतना बड़ा देश, उसको चलाने के लिए इलिटरेट लोग आ जाते हैं, वो लाल बत्ती के अंदर में सफ़र करते हैं, अपने आप को वाइट कॉलर समझते हैं, और जिनको एक पढ़ा लिखा ऑफिसर, एक IAS IPS ऑफिसर जो सैल्यूट करता है, तो इनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, न इनके पास में एजुकेशन है, ना कोई क्वालिफिकेशन है, कुछ भी नहीं। ये बगैर डिग्री के, बगैर क्वालिफिकेशन के इतने बड़े देश को चलाने की बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर में बेसिकली जो है ये क्राइटेरिया होना चाहिए। तो अगर मैं मध्य नागपुर की अगर बात करता हूँ, तो एक और सवाल इसी से रिलेटेड, एक और सवाल ये भी उठता है, हर 5 साल में सत्ता परिवर्तित होनी चाहिए या फिर जिनके हाथ में सत्ता है उन्हीं के हाथ में रहनी चाहिए? नहीं, होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, चेंजेस आना चाहिए, तो चेंजेस दूसरे जो लोगों आता को है चांस देना चाहिए। उसमें युवाओं का कितना ये होना चाहिए, भाग होना चाहिए? युवाओं को ऑफकोर्स सामने आना चाहिए, पॉलिटिक्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से आज हिंदुस्तान में धर्म की राजनीति हो रही है, तो ये हिंदुस्तान को एक लक़ब है कि भाई हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। तो इन जैसे पॉलिटिशियंस लोगों ने आकर के हिंदुस्तान की सोने की चिड़िया के पर काटने का काम किया है। और आज हम अगरचे डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो शायद हम जो है सुपर पावर रहते, लेकिन ये हमारी बदनसीबी है कि जिस तरीके से धर्म की राजनीति हो रही है, तो हम लोग बैकफुट पर जा रहे हैं।
सर, तो बदलाव, जैसे कि आपने कहा कि बदलाव भी ज़रूरी है, युवाओं के हाथ में सत्ता जानी भी ज़रूरी है। कहीं तो भी जब ये सरकार सत्ता में आई थी तो इन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात की थी, और आज खुले तौर पर महिलाओं को 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? ऑफ कोर्स भ्रष्टाचार है, ये लालच है, लॉलीपॉप है, ये अपना वोट बैंक मजबूत करने की पॉलिसी है। और 1500 भी दे रहे हैं आप, तो क्या हो जा रहा है जी 1500 में? आपने तो 15 लाख की बात की थी, आप सीधे 15 लाख से 1500 पर आ गए। बड़े अफसोस की बात, बहुत बड़ा अंतर है ना सेठ, बिल्कुल। 15 लाख में और 15,000 में। 1500 में। आपने झूठे वादे करे, लोगों को लॉलीपॉप दिए, आपने गंदी राजनीति करी, आपने धर्म की पॉलिटिक्स खेली, हिंदू मुसलमान को बांटने का काम किया आपने। आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, आपने सबको बांटने का काम किया, सबको बांटने का काम किया। तो क्या लगता है सत्ता परिवर्तित होगी मध्य नागपुर में? ऑफ कोर्स हूँ, पूरे महाराष्ट्र में होंगी। महाराष्ट्र के अंदर में सरकार बदलेंगी, बदलाव आएंगे, और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि हिंदुस्तान जो है वो बहुत तरक्की करे, ये गंदी पॉलिटिक्स ख़त्म हो, सब मिलजुल कर के प्रेम से मोहब्बत से जैसे रहते हुए आ रहे हैं वैसे ही रहें, और हिंदुस्तान को जो है एक उरूज के तरफ लेकर के जाए। कि क्या सत्ता परिवर्तित होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आज जो राजनीति चल रही है धर्म के नाम पे चल रही है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे चल रही है, काटो और बटो के नाम पे चल रही है। एक रहेंगे तो सेफ रहोगे, तो ये पॉलिसी जो है, गंदी पॉलिसी जो लेके चल रहे हैं, ये गलत है। इस बात से परिवर्तन होना चाहिए और नई गवर्नमेंट आना चाहिए ताकि कुछ सुधार आए, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे है ही नहीं। काम कारोबार वैसे ही बैठ गया। 1500 रुपये जो दे रहे हैं आप, 1500 हमारे हमको ही वापस कर रहे हो तुम, क्योंकि 1500 रुपये दे रहे हो, 200 रुपये दाल किलो कर 200 रुपये किलो दाल कर दिए, सरसों का तेल 250 रुपये किलो कर दिए। हर चीज़ की तो महंगाई बढ़ा दी है, इलेक्ट्रिक के बिल महंगे कर दिए, 30% से बढ़ोतरी उसमें, 30% की बढ़ोतरी हुई। अभी वो स्मार्ट मीटर ला रहे हो तुम, तो ये क्या बताना चाह रहे हो लोगों को? इधर से जो है 10,000 रुपये लोगों से छीन रहे हो और 1500 रुपये दे रहे हो, तो ले रहे हमसे ही है ना। तो ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं आप? ये गंदी राजनीति है, पूरा पूरा अत्याचार कर रहे हैं बीजेपी वाले। आपसे जानना चाहूंगा मैं कि एक तरफ बीजेपी 1500 रुपये दे रही है, 21 रुपये का वादा भी किया है, और वही कांग्रेस बोल रही है कि हम सत्ता में आने के बाद 3000 रुपये देंगे, बराबर है जी। तो किस हद तक बात ये सच है? मतलब सत्ता परिवर्तित अगर होती भी है तो बात तो वही हो गई, ये भी वही कर रहे हैं और वो भी वही कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में सत्ता परिवर्तन का क्या फायदा? ये सब लॉलीपॉप वाला काम है। ईमानदारी से खुद काम करो, लोगों को अच्छी सुविधा दो, पैसे देने से मतलब नहीं है। अच्छी पैसे सुविधाओं में क्या होना चाहिए? अच्छी सुविधा में 1700 रुपये का जो डब्बा था वो 2400 का हो गया, उसको कम कर दो। गैस सिलेंडर के रेट कम करो। उसके बाद में दाल आज 190 रुपये किलो है, वो दाल के रेट कम करो ताकि गरीबों को अच्छा खाने को मिले और अपनी सुविधा से खाए अच्छा। ये पैसे बांट कर मतलब नहीं है कुछ भी। तो अगर मध्य नागपुर की हम लोग बात करते हैं तो मध्य नागपुर का मतलब लोग का झुकाव किस साइड में रहेगा? क्योंकि एक दो तो बड़े नाम चल रहे हैं, मतलब जैसा कि महाविकास आघाड़ी और महायुति के तो दो बड़े बड़े दिग्गज लोग खड़े हैं जिनका अपना एक बैकग्राउंड है। उसके अलावा एक और नाम चल रहा है यहाँ पर जो अपक्ष में खड़े हैं। तो क्या लगता है कि लोग अपक्ष के तरफ जाएंगे या फिर महायुति या फिर महाविकास? हमारे पुणेकर साहब जो है अभी फॉर्म में है, पुणेकर बहुत फॉर्म में है, वो अभी अच्छा टक्कर दे रहे हैं। और साथ में कलाम लीडर है मोहम्मद कलाम। ये वोट मुस्लिम वोट जो है चारों तरफ हो जाते हैं, लेकिन पुणेकर के वोट एक तरफ रहेंगे और पुणेकर चुन के आएंगे। अच्छा, मतलब कहीं तो भी एक अलग माहौल मध्य नागपुर का बन सकता है। गवर्नमेंट चेंज होंगी, सत्ता चेंज होगी। बहुत बहुत ओके। वो जिस तरह से अभी हमारे राज्य में चुनाव का माहौल चल रहा है, विधानसभा का माहौल, जी जी बोलिए। तो क्या लगता है कि एक आम इंसान ने वोट देते वक्त किन चीजों को ध्यान में रखकर वोट देना चाहिए? क्या पक्ष को देखकर वोट देना चाहिए नहीं, या फिर इंसान को देखकर वोट? इंसान को देखकर वोट देना चाहिए। तो इंसान में क्या खूबियां होनी चाहिए? खूबियां ये होनी चाहिए कि कम से कम कार्यकर्ता अच्छा हो, अच्छी का और मतलब कार्यक्रम अच्छा करे, जो
लोगों की प्रॉब्लम है, लोगों की डिमांड है, उसको पूर्ति करे वो, है ना। लोग पैसा कमाने के लिए, पेट भरने के लिए काम करते हैं, ऐसे पक्ष को वोट नहीं देना चाहिए। वोट ऐसे आदमी को दो जो आपका काम करे। आधी रात में आप आवाज़ दो, उठ के आ जाए वो, ऐसे आदमी को वोट देना चाहिए। तो हर 5 साल में सत्ता परिवर्तित होनी जरूरी है? होना चाहिए, ज़रूरी है, हर जरूरी 5 साल में। है, बेशक होना चाहिए। और जो यंग जनरेशन है, हाँ। युवा है, युवाओं के हाथ में सत्ता जानी चाहिए या फिर जो पुराने लोग? युवाओं के हाथ में। क्यों युवाओं के हाथ में क्यों? उसका कारण ये है कि नई नस्ल के लोग होते हैं, ये नया दिमाग होता है, नई तकनीक आती है, और नए लोग होते हैं ये, और नया कुछ अच्छा सोचते हैं ये, इसलिए। तो पुराने लोग, आपका वो कह रहा है कि पुराने लोग उतना अच्छा नहीं सोच पाते जितना नए सोचते थे? नहीं, पुराने लोग की थिंकिंग जो है ना, वो पुरानी हो चुकी है। अच्छा, तो इसलिए बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। चलिए, एक और सवाल ये था कि हाँ। जिस तरह से अभी हाल फिलहाल की जो सरकार है, हाँ। वो महिलाओं को 1500 रुपए दे रही है, हाँ, ये किस हद तक जायज है? क्या ये बात उचित है? ये बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है। ये लुभाने वाला काम कर रही है, ये पब्लिक को लुभा रही हैं, और लुभाने में लोगों को भी समझ में आ रहा है कि हाँ, ये भी लुभा रहे हैं, फिर भी लोग लालच में आके ठीक है। तो इसका असर किस हद तक होगा? क्या सत्ताधारियों को इसका फायदा मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। जो बांट रहे हैं बल्कि वो गड्ढे में जाएंगे। हाँ। हम लोग अगर मध्य नागपुर की बात करते हैं तो एक महाविकास आघाड़ी बड़ा नाम है, एक महायुति वो बड़ा नाम है, उसके अलावा एक अपक्ष में नाम उभर रहा है। हाँ हाँ हाँ, बराबर है। हाँ। पुणेकर जी का तो जी। क्या लगता है कि महायुति के पक्ष में जाएंगे नहीं, या फिर? मुस्लिम लोग भी ऐसा नहीं है कि वो मतलब उसी को वोट देंगे जो आप समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, मुझे वैसा नहीं है। वो भी समझदार हो चुके हैं, वो ये समझ रहे हैं कि भाई अगर वोट देना है तो हमारा कार्य कौन करेगा, कौन हमारे काम में आएगा, आगे कौन बढ़ेगा, उसको वोट देंगे वो। ऐसा नहीं कि मुसलमान जो वैसे वो कांग्रेस को देगा या बीजेपी देगा, ऐसा नहीं, उनकी सोच अलग हो गई है। नहीं, क्योंकि एक जो मुस्लिम वर्ग के भी कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं। हाँ हाँ, तो ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि फिर एक बार बीजेपी चुन के आ जाए? वोट बटेंगे तो हो सकता है ऐसा हो, पॉसिबल हो सकता है, पर मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा इस बार, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह से अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, तो क्या एक आम इंसान ने पक्ष देखकर वोटिंग करनी चाहिए या फिर व्यक्तिमत्व देखकर? नहीं, व्यक्तिमत देखकर। जैसे हमारे इलाके मध्य नागपुर में जो है वो बंटी सिल्के आज 5 साल से लगातार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आम आदमी करने जाता है, उसकी समस्या सुनता है और जो भी उसकी ज़रूरत है पूरा करता है। जैसे कोरोना काल कर लीजिए, यहाँ कोई नेता का पता नहीं था, इस दौरान बंटी सिल्के बहुत लोगों तक, घर तक, गली गली तक। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने सही कहा। बंटी सिल्के का जो काम है वो आम लोगों तक पहुंच रहा है, आम लोगों की मदद कर रहे हैं और अच्छे युवा नेता है। जवानों की बात सुनते हैं, युवाओं की बात सुनते हैं, उनकी बात रखते हैं। उनका काम है इस इलाके में, मध्य नागपुर में। तो क्या सत्ता की भागदौड़ युवाओं के हाथ में भी आनी जरूरी है? बिल्कुल आना चाहिए, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा माहौल बना ही नहीं कभी। लोग वही पुराने नेताओं को जो वादा करते हैं और पूरा नहीं करते हैं, कुछ दिन के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं वापस। नहीं, तो कल ये भी हो सकता है ना कि सत्ता में आने के बाद आपके जो युवा नेता है वो भी इसी तरह बिहेव करें? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, राजनीति इसी का नाम है। लेकिन ये बंटी सिल्के को देख के ऐसा लगता है कि वो आम लोगों से जुड़े हुए हैं और युवाओं से, खासतौर पर युवाओं से जुड़े हुए हैं। इसलिए युवा भी चाहता है और उनको सपोर्ट कर रहे हैं, एक्चुअली सपोर्ट कर रहे हैं उनको। लोग उनके पीछे चल रहे हैं, बंटी सिल्के के पीछे युवा लोग जुड़े हुए हैं। तो युवा तो छोड़िए, वो जब बड़े लोगों के पास जाता है तो उनके बेटे जैसा बर्ताव करता है, वो उनको इज्जत करता है। नहीं तो नेता कहाँ किसी की इज्जत करते हैं, वो तो बस वोट लिए, अपना काम निकला और फिर वो अपने काम में लग गए, ऐसा है। लेकिन बंटी सिल्के जो है वो बिल्कुल युवाओं से जुड़े हुए हैं और कोरोना काल में उन्होंने इतना काम किया है, मध्य नागपुर में खास तौर पे। हम तो यहीं रहते हैं मध्य नागपुर में, लेकिन वो आए, हमसे पूछते थे कोई तकलीफ है तो अस्पताल तक दौड़ते थे। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में वेस्ट पार्टी जिसको बोलते हैं, वो वहाँ अक्सर मिलते थे। ये जितने भी अपना कोरोना काल रहा है उस दौरान वो वहाँ से रोजाना दिखे ही है, क्योंकि हमारा भी जाना होता था हॉस्पिटल, तो वो अक्सर लोगों की हेल्प करते हुए दिखते थे वो। सर, जिस तरह से अभी हाल फिलहाल की जो सरकार है जी, महिलाओं को 1500 रुपए दे रही है जी, तो इसका असर वोटर्स पे कितना होगा? नहीं, वोटर चालाक है, समझदार है, वो पैसों के पीछे भागेगा नहीं। उन्होंने फ़ायदा उठाना था, उठा लिया, मुझे ऐसा लगता है। और जहाँ तक हमारे मध्य नागपुर का सवाल है तो यहाँ समझदार लोग हैं, सोच समझ के वोट देते हैं और मुझे लगता है कि बंटी सिल्के के ज़्यादा चांस है, फिर कोई भी जीत सकता है टक्कर। लेकिन जो है
बंटी सिल्के और हमारा बीजेपी का उम्मीदवार जो है जी 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 उनके लेकिन रमेश पुणेकर भी एक बड़ा नाम चल रहा है। नहीं चल रहा है, लेकिन वो कम लोग जानते हैं हमारे इलाके में, खास तौर पे जो है जानते हैं उनको भी, लेकिन ये लोग जो वर्क किया इन लोगों ने, बंटी ने, मेरे को नहीं लगता कि उनसे ज्यादा वोट कोई ले सकता है। चलिए, बहुत बहुत जी, शुक्रिया। थैंक यू। इस तरह से अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि एक आम इंसान ने वोट देते वक्त क्या देखकर वोट देना चाहिए? मतलब पक्ष देखकर वोट देना चाहिए या फिर इंसान कुछ देखकर? तो नहीं देखना चाहिए, एक अच्छा इंसान। तो अच्छे इंसान के आपके हिसाब से क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि उसका सर, एजुकेशन वो मायने रखता लोगों है? के बीच में जुड़ा रहे हाँ। और लोगों के काम कर सके, ना कि 5 साल में उसका किरदार अच्छा हो, ना कि 5 साल में सिर्फ वोट मांगने आए उसके बाद कोई नजर ना आए। तो ये ऐसे तो सर, शख्स को वोट देना हर जगह यही हो रहा है ना सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कार्यकर्ता ना, यहाँ मध्य नागपुर में भी अच्छे कार्यकर्ता है जो खड़े हैं, उनको अपना मत देना चाहिए मेरी नजर से। तो सत्ता परिवर्तन के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या हर 5 साल में सत्ता परिवर्तित होनी जी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, जी बिल्कुल होना चाहिए। और सत्ता में जो पुराने जो एक्सपीरियंस होल्डर्स है उनके हाथ में सत्ता रहनी चाहिए, कुछ युवाओं को भी उसके युवाओं अंदर को मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, युवाओं को मौका ये तो मिलना ऐसा हो गया जैसा खानदानी चलते आ रहा हाँ है, जी। बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, तो नए चेहरे आने नए चाहिए। चेहरा आना चाहिए, ऐसा हमारा सोचना है। सर, अगर आप लोग मध्य नागपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 बड़े नाम चल रहे हैं। हमने जैसा लोगों से जानने की कोशिश की तो 3 बड़े नाम चल रहे हैं। एक तो महाविकास आघाड़ी का, जी। एक महायुति सरकार का और एक तीसरा अपक्ष उम्मीदवार है रमेश जिनका नाम रमेश पुणेकर जी है। तो क्या लगता है कि किस तरह से टक्कर रहेगी तीनों के बीच में? तीनों के बीच में ऐसा है, मेरा कहना है कि रमेश पुणेकर जी बहुत फाइट दे रहे हैं इस मध्य नागपुर के अंदर, अपक्ष होने के बाद में पक्ष भी, होने के बाद में भी जबकि उनको सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट नहीं है। उनके समाज का भी सपोर्ट है, मुस्लिम समाज का भी अच्छा सपोर्ट है। उनको जा रहा है। जी बिल्कुल सर, ये जो महायुति सरकार है ये जिस तरह से महिलाओं को 1500 रुपए दे रही है, जी 3 सिलेंडर फ्री की बात कर रही है, जी। किसानों को इलेक्ट्रिसिटी फ्री की बात कर रही है, तो ये असर किस हद तक रहेगा, कितना काम करेगा? लोग समझदार है, इसका असर आपको 23 तारीख के बाद ही नजर आ जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन का माहौल चल रहा है और यहाँ पर 2 तो बड़े नाम हैं, एक महाविकास आघाड़ी और एक महायुति, और एक तीसरा नाम चल रहा है जो अपक्ष में है। तो क्या लगता है कि समाज की अगर हम लोग बात करते हैं तो समाज किसके पक्ष में जाएगा? समाज तो रमेश पुणेकर के पक्ष में ही जाएगा, ये तो पक्का है। क्योंकि अभी जैसे 2 बार जैसे विकास कुंभारी जो हमारे समाज के जो थे, उन्होंने भी कुछ काम किए नहीं किए वो तो जान दो वो बातें, लेकिन ये 2 बार नगर सेवक रह चुके हैं रमेश पुणेकर जी। ये नगर सेवक रहने के कारण इन्होंने काम भी अच्छा किया है और इनकी होप ज़्यादा है। तो पुणेकर जी के पक्ष में समाज जा सकता तो है? पुणेकर जी के पक्ष में समाज जा सकता है और वो अच्छे से मुकाबला कर, मतलब सत्ता परिवर्तित होने की पूरी शंका है। लेकिन एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार महिलाओं को 1500 रुपए दे रही है, इसका किस हद तक? वो तो कैसा है, अभी ये चुनावी स्टंट है, ये 1500 रुपए देना कुछ देना, ये तो 1500 रुपए दे रही है, लेकिन इधर महंगाई कितनी बढ़ रही है। ये तो देखो आज 1500 रुपए महीने में अगर जिसके घर में समझो आदमी नहीं है, औरत का भाई का मतलब मर्द नहीं है, तो 1500 रुपए में महीना भर चला सकती है क्या? ये तो सोचो बोलना 1500 रुपए में क्या हो रहा है। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो महायुति की सत्ता जब बैठी थी हाँ जी, तो शहर का विकास भी तो काफी अच्छा हुआ। हाँ विकास हो रहा है, लेकिन महंगाई भी बढ़ रही है ना। वो तो कोई अपने जेब से तो लगा नहीं रहे, या बाहर से तो पैसा ला नहीं रही है विकास के लिए, वो तो पूरा देश में से ही पैसा जा रहा है ना। बिल्कुल। क्या शहर में जिस तरह का विकास हुआ है, क्या इसी विकास की हम लोग उम्मीद करते थे या इसके अलावा भी विकास होना था? अब क्या विकास होने वाला है, विकास तो हो गया है सब। अभी उसने तो विकास कर लिया पूरा, 3 बार रहा है, तो अब क्या विकास होने वाला है? अभी देखो बनने से विकास नहीं होने वाला। अब होने वाला है क्या है, कुछ कंपनियां आती है नागपुर में, बेरोजगारी दूर होती है तो उसे विकास कहा जाता है, लेकिन यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, कंपनियां या इधर से महाराष्ट्र से गुजरात में जा रही है, महाराष्ट्र के हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। क्या टाटा बस प्रोजेक्ट, क्या टाटा एयर बस का जो प्रोजेक्ट था वो भी तो गुजरात चल रहा है। मैं तो दोनों पार्टी को पसंद नहीं कर रहा मध्य नागपुर में। अच्छा, क्योंकि हमारे समाज का टिकट हमारे समाज को देते थे, हलवा समाज का जो टिकट काटे, तो अब ये समझ ले कि दोनों पार्टियों ने
हमारा खून कर दिया दोनों राजकीय पार्टियों ने। कहीं तो भी पुणे का भी जो तो आप ही के समाज के ना, वो तो आने वाले इनको पसीने छोड़ दिए। दोनों पार्टियां हैं जो राजकीय पार्टियां हैं, इनको पसीना छूट गया। जिसको उनको मालूम है कि कंगना को लाना पड़ा है। कंगना जो ऐसे हीरोइन को लाया उनने, बीजेपी वालों ने, कि जिसको आजादी 2014 में मिली है। 2014 में मिली और ये सब है पैसे का खेल। आजादी का अर्थ नहीं समझता। जो आजादी का मीनिंग उसको नहीं मालूम है, वो मध्य नागपुर वालों के लिए कंगना को ला रहे हैं। तो सोचो आप, ये कितने गिर सकते हैं, ये कहाँ तक गिर सकते हैं। लेकिन कहीं तो भी 1500 रुपए जो महिलाओं को दिए जा रहे हैं उसका भी तो एक बड़ा असर होगा ना। अब ये बात बोले सेठ, बहुत अच्छी बात। मेरे को मालूम है कि साला नहीं था, मेरे बीबी को भाई नहीं था, है ना। लेकिन मेरे को मालूम है कि साहब, पहले तो एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए। मेरे आका, मेरे को तो सबसे पहले एक मुख्यमंत्री, एक नाते एक नहीं है, ये मेरा साला है। दूसरा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो बोलते हैं तरबूजिया, है ना, तो मैं उसको हक से बोलता खरे साल्या। ये नहीं, मेरी बीबी का भाई है भाई साहब, यकीनन मेरे बीबी का भाई है, मेरा पूरा हक बनता है। हाँ? और एक वो अजित, अभी ये तीन तो मिले साहब। इनके साथ दहेज में प्रवीण भी आ गया मेरे पास। अच्छा, प्रवीण भी साला बन गया, मेरे भाईको का भाई प्रवीण भी बन गया। तो फिर भी आप अपने साले को वोट नहीं देंगे? क्यों? क्योंकि मालूम है 1500 जो दे रहा है, 1500 की जगह मेरे को मालूम है कि जो बजट मेरा 10 से 12 हजार रुपए महीने का घर में चलता था, वो मालूम है कि साहब 30,000 पे चला गया है ना। हर दिशा में दाल शक्कर, क्योंकि ये ऑटो वाले, ई रिक्शे वाले सभी है। ये नहीं, इतना महंगाई कर दी है। 1500 में क्या हो रहा है? अरे 1500 में देते हुए जो आज 107-8 रुपए का पेट्रोल हो रहा है, उसको कम कर देते हैं। तो जो अपना जो है ट्रांसपोर्टिंग का रेट कम होता था, तो अपनी महंगाई कम होती थी साहब। इधर आप सिलेंडर का पैसा कम कर देते थे, है ना। तो यानी ये जो बजट है 1500 में आप उसको बंटवारा कर सकते थे, क्योंकि इनकी मालूम है क्या साहब, पूरी वाट लग चुकी है। ऐसा लग रहा है मेरे को कि कहीं गलती से मालूम है क्या, 6 की 6 सीट नागपुर से आउट ना हो जाए बीजेपी की पूरे देश में। महाराष्ट्र के नाम से इतनी गंदी राजनीति की है, क्योंकि मैं ऑल इंडिया पे घूमता हूँ, ऑल इंडिया करता हूँ, मैं ऑल इंडिया घूमता हूँ, हर जगह हाँ एक भगवान माना जाता है, जैसे गडकरी साहब, उसके विरोध मैं भी नहीं जा रहा हूँ। कुछ शब्द अपशब्द मेरे शायद मुस्लिम रहो या यहाँ के हलवा समाज के लोग हो या ओबीसी हो, गलत नहीं बोलेंगे, उनको एक अच्छा बोलते हैं, लेकिन वो एक अलग महत्व है। लेकिन तरबूजा ने जो कहानी बना दी ना साहब, पूरे महाराष्ट्र की नाक कटवा दी। कभी कभी मेरे को शर्म आती है कि मैं नागपुर का रहवासी हूँ, मैं नागपुर में रहता हूँ। मेरे को बोलने में शर्म आती है कि मैं तरबूजा का गांव का इतना गंदा राजनेता है ये, कि उसको जनता सबक सिखा के रहेगी। क्या लगता है चुनावी जो माहौल है वो किस तरफ झुकेगा? मध्य नागपुर के अंदर में हलवा समाज आक्रोश हुआ है। हलवा समाज इस टाइम में क्या, हलवा समाज का इलेक्शन जो है रमेश पुणेकर, हाँ, वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हुआ है, हलवा समाज खड़ा हुआ है। हलवा समाज आक्रोश है कि हमारा एक आंदोलन है। हम बताना चाहते हैं मध्य नागपुर के अंदर में, विदर्भ के अंदर में, कि हलवा समाज क्या कर सकता है। नितिन जी गडकरी को हमने लोकसभा इलेक्शन में कम से कम 1.5 लाख वोट दिए थे। हमने हलवा समाज ने 1.5 लाख उसको उतने देते। आज विकास ठाकरे मध्य नागपुर से इलेक्शन जीता था। लेकिन हम बताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि हलवा समाज क्या कर सकता है, और पूरे विदर्भ के जो हलवा समाज के जो लोग हैं इस बार बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। पश्चिम में और दक्षिण में हमारे समाज के जो उम्मीदवार खड़े हैं उनको छूट मिलेंगे, और बाकी जगह नोटा दबाएंगे। क्या नोटा दबाना उचित है? नहीं, हमारे समाज को आक्रोश बताना है कि हम हलवा समाज के लोग हैं। नहीं, लेकिन नोटा दबाने के बाद जितने लोगों का नोटा में काउंटिंग किया जाता है, वो ना तो विजेता आदमी के वोटों से उसका कम मतलब माइनस किए जाते हैं, तो वो जो नोटा है वो वैसे भी वो वेस्ट हो जाते हैं। तो इस बार हम यही बताना चाहते हैं दोनों पार्टियों को कि हमारे समाज की ताकत क्या है, ताकत बताना चाहते हैं। शक्ति प्रदर्शन की शक्ति प्रदर्शन चालू है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, हम हलवा समाज हम अपनी एकता बता रहे हैं। माहौल जो चल रहा है, तो क्या लगता है मध्य नागपुर किस दिशा में जाएगा? इस दिशा में नहीं, समा जाएगा। बैठ आ रही चुन के 20,000 वोटों से।
समाज साथ में हमारे declare? डिक्लेयर 3 तारीख को जीत लिए हमने 11 उम्मीदवार बैठा के 12 उम्मीदवार खड़ा किए हमने। मतलब कुल जितने उम्मीदवार आपके समाज के थे हाँ वो सारे वन साइड आ गए। वन साइड एक मीटिंग हुई, उसमें चुनाव हुआ, उसमें से रमेश जी पुणेकर का नाम निकला, वो खड़ा है, समाज खड़ा है, रमेश जी पुणेकर नहीं। समाज का हर एक उम्मीदवार खड़ा है, वो अपने बराबर ही काम करेंगे। 20,000 वोटों से आ रहे हैं हम। तो ये जो 1500 रुपए दिए जा रहे हैं इसका किस हद तक इसका असर? क्या हो गया खर्च, खा पी के खत्म। और हमको क्या मिले, और 15 लाख मिलने वाले तो वो भी नहीं मिले। 15 लाख वैसे तो 2 करोड़ रोजगार भी मिलने वाले थे। कहाँ मिले तो अभी तक 15 साल से कहाँ मिले। नहीं, लेकिन अगर हम लोग शहर के विकास की अगर बात करते हैं तो बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं नागपुर शहर में। हाँ ठीक है ना ये भी मायने सर, रखता है। 288 में से हम एक ही सीट मांगते थे ना भाजपा के, कांग्रेस तो देती नहीं थी हमको, उसमें भी छीन लिया आपने। अगर हमारा उम्मीदवार हारता था तो हम कुछ बोलते नहीं थे, समाज का अस्तित्व था हमारा एक, उसमें क्या बोल सकते। लेकिन आपका जो उम्मीदवार था उसने आपकी मांगों को सरकार तक रखा भी तो नहीं ना। नहीं रखा। आपके उम्मीदवार जब यहाँ पर देखो इतनी सर lead क्या है, होता है, एक समाज का एक उम्मीदवार रहा ना, उसको दबाते लोग, और एक समाज के अगर 4-5 उम्मीदवार रहा तो नहीं दबा सकते, तो अकेले को देख के दबा देते लोग। तो कल को पुणेकर जी के साथ भी ये हो सकता है। नहीं होगा ना, अभी कैसा, अभी समाज खड़ा है, अभी उम्मीदवार खड़ा थोड़ी है। सर आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है चुनावी माहौल जो है वो किस तरह? बैट का अच्छा माहौल है, बैट आ रही है सर। बैठी डायरेक्ट डिक्लेयर है मतलब Yes. समाज की तरफ से। एयर बस का प्रोजेक्ट चला गया नागपुर से। नागपुर में कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं सर, आप ये भी देखिए। सर महाराष्ट्र से प्रोजेक्ट जा रहे हैं नागपुर की क्या बात हाँ, पूरे महाराष्ट्र से जा रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गया, गुजरात की ले जा रहे हैं सभी प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र वालों के हाथ में गया। झुंझुना है उन्होंने कहा था ना अच्छे दिन आएंगे। हाँ, तो आ गए ना अच्छे दिन, प्रोजेक्ट जा रहे हैं, यही अच्छे दिन है सर। क्या लगता है चुनावी माहौल जो है वो किस तरफ झुकाव जाएगा? क्योंकि एक तो महाविकास आघाड़ी जिनके अपने कुछ पैकेट वोट है, उसके साथ में छोटे छोटे ग्रुप जुड़े हुए हैं, उनके अपने वोट्स है। महायुति जो पिछले 10 साल से अच्छी से पकड़ बना के बैठी हुई है सत्ता में, उनके साथ भी कुछ छोटे मोटे ग्रुप है। उसके अलावा एक बड़ा नाम चल रहा है रमेश पुणेकर जी का जो इंडिपेंडेंट है। तो क्या लगता है कि इस वक्त पश्चिम नागपुर का मध्य नागपुर का जो माहौल है वो महायुति की तरफ जाएगा, महाविकास आघाड़ी की तरफ जाएगा या फिर इंडिपेंडेंट की तरफ जाएगा? इंडिपेंडेंट की तरफ जाएगा, 101% जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो दोनों राष्ट्रीय पार्टी है, जिस ढंग से इन्होंने समाज के साथ क्या बोलते उसको छड़ किया है, यानी जो हमको छल कपट किया है, डायलूट किए हैं, उस ढंग से इनको तो अभी हमको देना नहीं होगा। इनको हम अपना अस्तित्व बता देंगे कि हम क्या है। एक छोटे से आदमी को यवतमाल वाले उस आदमी को यहाँ पे इसी समाज ने शेर बना दिया, जिसको वारे शेर बोलते थे जामुन राव धोटे को। हम वो समाज है, हम इनकी औकात नहीं दिखा देंगे यहाँ पे तो हमारा समाज हलवा नहीं है। अगर नहीं दिखा नहीं दिए तो मतलब आन बान पे बात आ गई। आता आमची सटकली आहे, या बात आता आमची सटकली, आमच्या तळपायाची आग मस्तकात गेली आहे। आता आम्ही त्याला दाखवलं देऊ, पण 1500 रुपये देखील खूप जास्त महत्वाचे आहेत ना लोकांना मिळणार नीक देऊन राहिले का हो? भविष्यात तुम्ही 2100 मिळणार आहेत, मी का काँग्रेस म्हणलं आली तर 3000 मिळणार आहेत। ऐका 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 म्हटलं ऐका ऐका अरे ऐका तर. हे असं वाटून तुम्ही जे नवीन समाज आला, जो युवा बेरोजगारांना बायकाला बांगड्या घालून स्वयंपाकच करायला लावून नाही राहिले, असं असं वाटत नाही का तुम्हाला? तुम्ही बेरोजगार करत आहे, हे लुभावणं प्रलोभन देऊन तुम्ही बेरोजगार करत आहे. पण एकीकडे प्रधानमंत्री हे देखील म्हणतात ना 80 करोड लोकांना आम्ही 5 किलो मोफत राशन देत आहोत. 5 किलो का होते हो? तुमचे तरी पोट भरते का? त्याला तर तो तरी 5 किलो होईल का त्याच्या? त्याला तर बायको भी नाही आहे. महिन्याला 15 किलो लागते खायला. हे कैसा आहे बेसिक. मी म्हटलं हे जी मीडिया आहे ते सांगतात तसं तुम्ही चालवता, हेही बरोबर नाही. तुम्ही बेसिक बोलो, बेसिक बात की तरफ ध्यान. आमचे जे उपमुख्यमंत्री आहेत माननीय देवेंद्रजी फडणवीस, त्यांना एक नवीन नाव मिळालेलं आहे गेल्या 2 वर्षापूर्वी, कोणतं? पक्षफोड्या म्हणून. उद्या हे देखील होऊ शकते की तुमचा नेतृत्व जर निवडून आलं तर ते देखील त्यांना काय आमिष दाखवून आपल्या पक्षात घेऊन घेतील. तो नंतरचा भाग आहे हो. आम्ही पाहू, आमचे समाज ठरवेल कुठे जायचं कुठे नाही जायचं ते आम्ही ठरवू, रमेश भाऊला पकडून. आता तर काही त्या विषयावर टिप्पणी करण्यात मला काही अर्थ वाटत नाही. एकीकडे असं म्हणायला हरकत नाही की पूर्ण समाज एकीकडे गेलेला आहे पुणेकर भाऊच्या. बिलकुल 101%. पुन्हा 1977 येणार आहे ते
1990 पुनरावृत्ती आहे ते. चला खूब खूब धन्यवाद। हमने पूरे मध्य नागपुर के लोगों से जानने की कोशिश की कि लोगों का ध्यान किस ओर है। इस वक्त हम लोग गोलीबार चौक में हैं और अगर हम लोग बात करते हैं हलबा समाज की, तो हलबा समाज के कुल 19 कैंडिडेट थे। 19 कैंडिडेट ने मिलकर ये बात को तय किया है कि कहीं तो भी रमेश पुणेकर जी को ही इस वक्त साथ दी जाए। तो पूरा हलबा समाज एक तरफ देखा जाए तो रमेश पुणेकर जी के फेवर में है, लेकिन फिर भी आने वाली 20 तारीख और आने वाली 23 तारीख को तय होगा कि वोटिंग किसको दिए जाएंगे, चुनकर कौन आएगा और क्या ये जो समाज इकट्ठा हुआ है क्या इनकी बातें विधान भवन तक पहुंच पाएगी, बहुत बड़ा सवाल। इसी सवाल के साथ दोस्तों रुकते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ और देखते रहिए आवाज़ इंडिया की।